मेरे वीडियो चैनल मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। राजस्थान में किसान आंदोलन की श्रृंखला में बरड़ के किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। बरड़ जो क्षेत्र है ये कोई स्टेट नहीं है, ना ही ये कोई प्रशासनिक इकाई थी, बल्कि बरड़ एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे स्थानीय स्तर पर बरड़ के नाम से जानते हैं। बरड़ जो है ये तत्कालीन राजपूताना की बूंदी रियासत का एक भाग है, जो हिस्सा भौगोलिक तौर पर पहाड़ियों, ऊबड़ खाबड़ ज़मीनों, बंजर ज़मीनों और जंगलों से आच्छादित रहा है। यह स्थान जो बरड़ है, जिसको एक भौगोलिक नाम से हम लोग जानते हैं, ये बूंदी स्टेट का एक हिस्सा था। और उस समय जो बूंदी स्टेट है उसके बूंदी निजामत, क्योंकि जो संपूर्ण स्टेट थे वो निजामतों में, जिनको हम ज़िला कहते हैं आजकल, वो निजामतों में बटे हुए थे। और निजामत का जो छोटा पार्ट होता था वह तहसील होती थी। तो उस समय बूंदी निजामत के अंतर्गत ही यह इलाका बरड़ का आता था, जिसमें ख़ास तौर पर जो तहसील हैं वो तालेड़ा भी है और इसमें डाबी है। तो ये जो इलाके हैं ये बिजोलिया के अत्यधिक समीप थे, और बिजोलिया के समीप होने के कारण बरड़ के किसानों में भी उस तरह की एक चेतना जागृत हुई, जिससे कि वे अपने कष्टों को और अपने ऊपर जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक भार हैं उन भारों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो ये जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो भौगोलिक समीपता का है। बाकी प्रशासनिक दृष्टि से बरड़ का क्षेत्र एकदम एक अलग देशी रियासत बूंदी का हिस्सा है, जबकि बिजोलिया, बेगूं, बस्सी, भैंसरोडगढ़, ये जो पूरे इलाके थे जिनके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में पहले बताया, जो बेगूं और बिजोलिया के किसान आंदोलन के ऊपर था, तो उसी तरह से हम देखें तो बिजोलिया जो आंदोलन है उसी का विस्तार बरड़ के किसान आंदोलन के रूप में होता है। किंतु प्रशासनिक क्षेत्र अलग होने के कारण इसको अलग तरीके से ही समझा जा सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बरड़ के किसान आंदोलन के ऊपर अधिक शोध कार्य नहीं हुआ है और इसको लोगों ने इग्नोर ही किया है। इसको इग्नोर करने का कारण ये है कि बिजोलिया जैसे बड़े आंदोलन को समझने के बाद कई लोग ऐसा महसूस करते हैं शायद इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ट्रेंड्स ऐसे नज़र आते हैं जो बिजोलिया और बेगूं के किसान आंदोलन में नहीं है, जो बूंदी के बरड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन में दृष्टिगोचर होते हैं। तो उनके ऊपर मैं अभी इसमें प्रकाश डालूँगा। राजस्थान सेवा संघ, जिसके बारे में पहले भी मैंने अन्य वीडियोज़ में भी जानकारी दी है, इसकी स्थापना 1919 में वर्धा आश्रम जो था गांधी जी का, उस वर्धा आश्रम में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। और इसी संगठन को 1920 में इसका जो मुख्यालय है वो वर्धा से बदलकर अजमेर कर दिया गया। जैसा कि विदित है, देशी रियासतों में किसी भी प्रकार के संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में एकमात्र मुक्त क्षेत्र था वो अजमेर था, जहाँ रह कर के कुछ एक नॉमिनल पॉलिटिकल फ्रीडम थी। उस नॉमिनल पॉलिटिकल फ्रीडम का लाभ लेकर के ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के पीछे दो ही प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो ये था कि संपूर्ण देशी रियासतों के अंतर्गत कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, तो उस जो जनता के अधिकारों को, नागरिक अधिकारों को और एक अहम तरह से मानव अधिकारों को की वकालत कर सके। तो उस जो शून्य, जो मतलब एक तरह से खालीपन था, उस खालीपन को भरना। दूसरा ये था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जिस ढंग से विस्तार हो रहा था, बिजोलिया किसान आंदोलन केवल एक मेवाड़ स्टेट का ही अफेयर नहीं रह गया था, बल्कि इसके इम्पैक्ट दूरगामी थे, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान अजमेर को छोड़ करके वो देशी रियासतों के अंतर्गत था, जिसमें देशी रियासतें, उनके सामंत और साथ में इनकी जो अंग्रेज़ों के साथ जिस तरह की संधि हुई, उन सबको मिला करके एक ऐसा कॉकटेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ जो किसी भी तरह से
किसानों के हित में नहीं था। वो एक मतलब हेट्रोजेनिटी ही क्रिएट कर रहा था, जो होमोजेनिटी अमंग द किसान और सामंत, राजा और किसान जो एक थी होमोजेनिटी, वो डिस्टर्ब हो चुकी थी और एक हेट्रोजेनिटी की भावना विकसित हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सेवा संघ को जो बिजौलिया है, उस बिजौलिया के किसान आंदोलन को एक सपोर्ट की आवश्यकता के रूप में भी इस राजस्थान सेवा संघ को खड़ा किया गया। और राजस्थान सेवा संघ के पैटर्न पर जगह जगह और सेवा संघ बने, किंतु दो सेवा संघों का नाम प्रमुख तौर पर आता है। एक है हाड़ौती सेवा संघ, जिसके संस्थापक नैनूराम शर्मा थे, और दूसरा मारवाड़ सेवा संघ है, जिसके संस्थापकों इसकी स्थापना जोधपुर में हुई, जो सक्रिय दिखाई देते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ जिसका आधार ही बिजौलिया से शुरू हुआ था, तो वो ये चाहते थे राजस्थान सेवा संघ कि वो राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जो केवल क्यों किसान आंदोलन प्योरली पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन एक पर्टिकुलर व्यवसाय करने वाले लोगों की अपनी कठिनाइयों से, अपनी वर्जनाओं से, अपने दबावों से मुक्ति प्राप्त करने का जो प्रयास है, वो एक आर्थिक तत्व उसमें ज़्यादा नज़र आता है, राजनीतिक नज़र नहीं आता है। राजनीतिक ये जब आप प्रजातांत्रिक अधिकारों की बात करें, जब आप चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें, चुनी हुई सरकारों की बात करें, या और कोई पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, जो भी हो सकता है, कम्युनिटी सिस्टम कोई भी हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने का उद्देश्य राजस्थान सेवा संघ का था। और इसी क्रम में एक तरफ नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हाड़ौती सेवा संघ का संगठन बनता है, क्योंकि जब आंदोलन करना है तो संगठन का बेस क्या हो, तो स्थानीय लोगों को जो है सम्मिलित करने के लिए ये हाड़ौती सेवा संघ भी बना, और राजस्थान सेवा संघ मुख्य रूप से इस आंदोलन का कर्ता धर्ता था। तो जिस तरह बिजौलिया के किसान विभिन्न लाग बागों, टैक्सेशन और दूसरी चीज़ों, दूसरी जो प्रशासनिक दबाव थे, उनसे वो पीड़ित थे, वही स्थिति लगभग बरड़ के किसानों की थी। बरड़ के पूरी तरह से ना तो जागीर क्षेत्र था, ना पूरी तरह से खालसा क्षेत्र था। खालसा और जागीर दोनों ही चीज़ें इस बरड़ के क्षेत्र में भी मौजूद थी। तो राजस्थान सेवा संघ ने और बिजौलिया किसान पंचायत ने अपनी सफलताओं से प्रेरित होकर बूंदी के बरड़ क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल पड़ोसी क्षेत्र था बिजौलिया का, वहाँ किसानों को संगठित करने के प्रयास आरंभ किए। और सबसे बड़ी बात ये हुई जो फेवरेबल थी, वैसे तो असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 में ही वापस ले लिया गया, चोरा चोरी घटना के बाद, किंतु उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान जैसा पिछड़ा क्षेत्र, वहाँ पर असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, उसकी हमको साक्षात दर्शन जो होते हैं वो इस बरड़ के किसान आंदोलन होते हैं। क्योंकि जब अप्रैल 1922 में बरड़ के किसानों ने औपचारिक तौर पर एक आंदोलन छेड़ा, जिसमें जो टैक्स थे उन टैक्सों को कम करने की और उनके जो अपने अधिकार थे भूमि पर, उनके की वकालत में आंदोलन आरंभ किया। लेकिन उस आंदोलन हम देखते हैं प्रारंभ से ही, क्योंकि ये एक विकसित बिजौलिया के आंदोलन का ही ऑफशूट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो यहाँ का जो एडवांस मूवमेंट है वो ज़्यादा एडवांस दिखाई देता है, क्योंकि जो मूल्य असहयोग आंदोलन से अर्जित किए उनका उपयोग हम देखते हैं। जब अप्रैल 1922 में बरड़ का किसान आंदोलन आरंभ हुआ, तो आंदोलन की प्रारंभिक रूपरेखा ये थी कि उन्होंने अपनी बातें प्रशासन तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाने का तरीका अपनाया, और उसमें सबसे कारगर तरीका था जगह जगह सभाएं आयोजित करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ किसानों को संगठित करें और उन्हें समझाएं कि उनकी जो आर्थिक दिक्कतें हैं, उनके कष्टों का कारण क्या है। तो इस उद्देश्य से हम देखते हैं, एक तरफ
आर्थिक कार्यक्रम किसान लेते हैं और दूसरी तरफ वो खद्दर का उपयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, शराब नहीं पीने की बात कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि इस आंदोलन के साथ साथ जो समाज सुधार का काम है, ख़ास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जो जंगली क्षेत्र हैं उनमें जहाँ अश्लील गीत गाने की परंपरा चली आ रही थी, उनको रोकने की बात भी इसमें प्रखर रूप से आती है। तो ये जो जनसभाएं आरंभ हुई तो बूंदी का शासक इन जनसभाओं से ही परेशान हो गए और उन्होंने 1 मई 1922 को एक आदेश जारी करके बिना अनुमति के किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी। और ये जो रोक लगी, इस रोक को किसानों ने गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने कहा हम कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई कानून व्यवस्था खराब होती हो, कहीं कोई हिंसा की संभावना हो। हम तो सभाओं के माध्यम से अपने कष्टों को राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं और हम इसके आधार पर अपने जो भाई हैं किसान भाई, उनको हम एकत्रित करना चाहते हैं। तो जो सभाएं जो उसके बाद भी रोक लग जाने के बाद भी किसानों ने सभाएं जारी रखी और उन सभाओं में ख़ास तौर पर जो मुद्दे उभर कर के आए उसमें सबसे बात ये थी कि भू राजस्व के अतिरिक्त कोई कर नहीं लिया जाए, कोई एडिशनल लेवी, कोई एडिशनल सेस, कोई लागवाग कुछ ना लेकर के भू राजस्व की राशि ही किसानों से वसूल की जाए। दूसरा ये है कि बेगार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा ये था जो किसान आपस में तय कर रहे थे कि किसान आपस में ये तय कर रहे थे आपसी विवादों को राज्य के न्यायालयों में नहीं ले जाया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए और किसानों की जो भी शिकायत जो हैं आपसी मामले, उनको भी अपनी पंचायतों में ही तय करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तय किया कि कोई भी किसान सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत नहीं देगा। तो इस तरह का एक बड़ा ही लिबरल सा आंदोलन आरंभ होता है। तो ये जो बरड़ क्षेत्र है, इस बरड़ क्षेत्र में जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तो राज्य सरकार ने एक अधिकारी को, जो राजस्व विभाग का ही सहायक अधिकारी था, उसे जांच के लिए भेजा कि भाई इसकी वास्तविकता क्या है। तो उसने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर पर कहा कि किसानों की जो समस्याएं हैं, एक तो युद्ध कर को लेकर हैं। जो युद्ध कर क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ उस समय अंग्रेज़ों ने राजस्थान की रियासतों को युद्ध में सहयोग के लिए आह्वान किया और उस सहयोग के लिए रियासतों ने और साथ ही साथ जागीरदारों ने भी किसानों से युद्ध कर वसूल करना शुरू कर दिया। युद्ध तो 1918 में ही ख़त्म हो गया, किंतु युद्ध कर जो है वो राजस्व के साथ वसूल किया जाने लगा। तो उस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि युद्ध कर, लागवाग, बेगार और राज्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न इस आंदोलन के प्रमुख कारण हैं। तो इनको जब ये आई तो कर्मचारी जब कर्मचारी राज्य के जो कर्मचारी हैं, उन राज्य के कर्मचारी और किसानों के बीच में कई मुद्दों पर खुली मुठभेड़ की स्थिति आ गई। किसानों ने ये तक तय कर लिया कि वे राज्य कर्मचारियों को अपनी सभाओं में घुसने नहीं देंगे, लेकिन राज्य कर्मचारी सभाओं में जाकर के वहाँ की गतिविधियों को राज्य में पुलिस में रिपोर्ट करते रहे ताकि इस आंदोलन पर नियंत्रण कायम किया जा सके। लेकिन यहाँ के किसानों ने एक स्ट्रैटेजी दी, समझने की चीज़ है जो बिजोलिया में नहीं थी। वो स्ट्रैटेजी यहाँ ये रखी कि इन्होंने सबसे आगे महिलाओं के जत्थे तैयार किए, लाठियों से लैस महिलाओं को अपनी सभाओं में सबसे अग्रिम उसमें रखा ताकि महिलाएं मुकाबला करें। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बरड़ के किसान आंदोलन में सबसे अधिक उल्लेखनीय है। तो जब ये बरड़ क्षेत्र में प्रशासन का नियंत्रण कमज़ोर होने लगा तो मई 1922 के अंत में ही राज्य सरकार ने राज्य काउंसिल के 2 सदस्यों को इस लिए भेजा कि वे जाएं और किसानों की जो भी समस्याएं हैं, डिमांड्स हैं, उनको पूरी करें और उनको वहीं संतुष्ट करके और इस आंदोलन को रोकें। लेकिन साथ ही साथ राज्य काउंसिल के सदस्य जो गए वो अपने साथ में 250 सैनिक,
तोपखाना, जिसमें तोपखाना, घुड़सवार और पैदल सेना भी शामिल थी। इतने बड़े लवाजमे के साथ किसानों को समझाने के लिए बड़े बड़े कैंप लगाकर वो समझाना कम था, धमकाना अधिक था। तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा और इसके बाद जब सिराज कौंसिल के लोग सेना लेके गए, या क्योंकि सेना और पुलिस इन देसी रियासतों में ये मिला जुला मामला था, क्योंकि सेना इनके पास थी कहाँ, सेना तो सब बंद कर दी थी अंग्रेज़ों ने। लेकिन जो सैनिटरी जो होती थी कुछ दिखाने के लिए, कभी दरबार लगा, कभी कुछ जुलूस निकला उसके लिए, तो सैनिक सेवाएं और पुलिस सेवाएं मिक्स टाइप रहती थी। तो ये जो 250 सैनिक थे, इनमें पुलिस भी थी, सैनिक भी थे। तो इससे किसानों पर उल्टा प्रभाव पड़ा और किसान जो सभा कर रहे थे उन सभाओं की लोकप्रियता और बढ़ने लगी। तो 29 मई 1922 को लंबा खो, एक जगह का नाम है लंबा खो, उसमें 1000 किसानों की सभा हुई और राज्य काउंसिल के सैनिक अभियान का विरोध करने का उसमें तय किया कि जिस तरह से राज्य सरकार ने यहाँ जो भेजे हैं ये काउंसिल मेंबर, ये समझौता करने नहीं बल्कि किसान आंदोलन के दमन करने के लिए भेजे हैं। तो तीव्र गति से हम देखते हैं कि मई के अंत में ही 29 मई को ये लंबा खो में एक बैठक हुई, इसमें 1000 किसान शामिल हुए। उसके बाद 30 मई को 1922 की बात कर रहा हूँ मैं, नमाना में 5000 किसानों की सभा हुई और नमाना के सभा स्थल पर ये घटना ये हुई कि इसमें एक भंवरलाल प्रज्ञाचक्षु, जो कि कविताओं के माध्यम से बिजोलिया में किसान आंदोलन पर कविताएं लिख रहे थे, किसानों को संगठित करने और साहित्यकार करने का कार्य कर रहे थे, वे बूंदी में भी अपने उसी कार्य में संलग्न थे। तो उन्हें ये जो नमाना की मीटिंग हुई है 30 मई 1922 की, उसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे गिरफ्तार करने का दुष्परिणाम ये हुआ, भीड़ ने उसे पुलिस से मुक्त करवा लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इससे किसान और ज़्यादा उत्साहित हो गए और उनके आंदोलन को देखते हुए विजय सिंह पथिक ने बरड़ आंदोलन का खुला समर्थन आरंभ कर दिया। अभी तक तो वो बैकग्राउंड में काम कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वो तीव्र गति से उनका जो है समर्थन मिलता है। तो जून 1922 के आरंभ में बिजोलिया के किसानों के साथ समझौता हो गया। उससे भी बरड़ के किसान और उत्साहित हुए, उनको लगा कि आंदोलन के माध्यम से वे अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जब किसान अपना आंदोलन तेज करते हैं तो राज्य का दमन चक्र भी तेज होता है। और 10 जून 1922 को दावी नामक स्थान पर 18 किसानों को बंदी बनाकर बूंदी भेज दिया गया। उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई, जिनमें नारौली, राजपुरा, लांबा खो, इनमें एक साथ 17-18 गिरफ्तारियां हुई। लेकिन उन गिरफ्तार किसानों को महिलाओं के जत्थों ने रास्ते में छुड़वा लिया। तो इस तरह से महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। लेकिन इसके बाद जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार शुरू हुआ पुलिस का, वो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, इसमें ये तक लिखा है कि पर्चा बांटा गया था राजस्थान सेवा संघ की तरफ से बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार। उसमें ये तक बताते हैं कि जो जत्थे की महिलाएं थीं उनके नाड़े काट दिए गए थे घाघरों के। तो आप देखिए कि ये अतिशयोक्ति हो सकती है, किंतु उनके साथ जो जिस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार हुआ और उनके साथ मार पिटाई, बिना कोई कंसेप्ट ही नहीं था वैसे तो महिला पुलिस का, लेकिन जिस तरह से उनके साथ मार पिटाई हुई, इस सब से कोई अच्छा फल नहीं निकला, बल्कि आंदोलन और तेज होता चला गया। अंततः परास्त होकर के स्थिति ये रही कि जून 1922 के अंत तक किसानों को कुछ छूटों की घोषणा तो की राज्य की ओर से, किंतु किसानों ने उनको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने जो मूल रूप से अपनी मांगें रखी थी वो उनको पूरा करना चाहते थे। इसके बाद 14 जुलाई 1922 को लगभग 1200 महिला पुरुषों की एक बैठक हुई आंदोलनकारियों की, और उन्होंने महाराजा के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। डाबी और गराड़ा में 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच अनेक सभाएं हुई, जिनमें निर्णय हुआ राज्य के आदेशों की अवहेलना की जाए, राज्य कर्मचारियों को खाद्य सामग्री नहीं दी जाए, भू राजस्व मतलब किसान नहीं देंगे, भू राजस्व जंगलात करों की अदायगी से इनकार किया जाए। इसके अलावा जो
राज्य द्वारा आरक्षित घास के मैदान हैं उनमें से घास काटना शुरू कर दिया जाए और अपने पशु उन घास के जंगलों में छोड़ दिए जाएं। तो इस तरह से ये आंदोलन अगस्त 1922 में और तेज हो गया। अगस्त 1922 में हाड़ौती और टोंक की एक पॉलिटिकल एजेंसी थी, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जिसका मुखिया होता था। तो जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है उसने भी इस आंदोलन में जो है अपना दौरा किया और दौरे में यह पाया कि किसानों को के साथ अगर ज्यादती की गई तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। तो उन्होंने अगस्त 1922 के अंत तक अधिकांश किसानों को इस मुचलके पर ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि वे अच्छा व्यवहार करेंगे और वो ऐसे आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। तो उनको रिहा कर दिया गया। तो एक तरफ तो उनको रिहा किया गया और दूसरी तरफ हम देखते हैं अगस्त 1922 में ही राज्य सरकार की ओर से राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और प्रताप अखबार के बूंदी पर प्रवेश पर रोक लगा दी। जो अखबार इन किसानों का मुखपत्र बने हुए थे, उनके रोकने से भी किसानों में बेचैनी बढ़ी। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये हुई कि सितंबर और अक्टूबर 22 में तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि बरड़ का किसान जो आंदोलन है खैराड़ की तरफ बढ़ने लगा। खैराड़ एक क्षेत्र और है जो बूंदी और भीलवाड़ा के बीच में है, लेकिन वो बूंदी स्टेट में आता था। कुछ इलाका जो है इसमें पड़ता है मेवाड़ में और कुछ इलाका बूंदी में। तो खैराड़ जो है खैराड़ की ओर ये बढ़ने लगा और खैराड़ में का एक इलाका था जहाँ की एक निजामत है वरुणधन अभी तहसील है। तो वरुणधन जो है वहाँ के किसानों ने जो आरक्षित भीड़ थी घास की उसमें अपने पशु हाँक दिए, मतलब पशु चराना शुरू कर दिया। जो सरकार ने ये जो राज्य होते थे उन राज्यों ने अपने अस्तबल के लिए घास के सुरक्षित जो भीड़ रखते थे उन भीड़ों को उजाड़ना किसानों ने शुरू कर दिया। तो इससे स्थिति और ज़्यादा भयानक होने लगी। और इसी बीच हम देखते हैं कि 2 नवंबर को राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता हरिजी ब्रह्मचारी ने गोपालपुरा गांव की सभा में सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार का भाषण दिया। इसके बाद 14 नवंबर को आंदोलन को तेज होते हुए उस दबाने के लिए 14 नवंबर को जो हाड़ौती सेवा संघ के या कहें राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा के प्रमुख थे नैनू राम शर्मा, उन्हें 14 नवंबर 1922 को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और अधिक तीव्र हो गया। इस और निरंतर किसान एक तरफ सभाएं करते रहे, साथ ही साथ प्रशासन के साथ पूर्ण असहयोग, करबंदी, न्यायालयों का बहिष्कार और संपूर्ण बरड़ क्षेत्र में उन्होंने प्रशासन को पैरालाइज कर दिया और आंदोलनकारी किसान एक तरह से उन्होंने एक स्वतंत्र क्षेत्र विकसित कर लिया। तो 12 फरवरी ये आंदोलन किया, कोई निष्कर्ष ना निकलते देख किसानों ने नए तरीके अपनाए और उन्होंने अपने आंदोलन का विस्तार और अधिक करना शुरू किया। और जो बरड़ के ही एडजॉइनिंग क्षेत्र थे, खासतौर पर एक बड़ी घटना 12 फरवरी 1923 को तीरथ नामक गांव में हुई, जब 3000 किसानों की सभा हुई और उन्होंने करबंदी का नारा दिया। तो करबंदी का नारा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था और इसके विस्तार होता जा रहा था। इसके बाद लगातार मार्च में 1923 का वर्ष हुआ फरवरी, और पुराना जो है जो आंदोलन है वो और तीव्र होने लगा। तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों ने किसानों ने ये तय किया कि जांच के लिए आने वाले अधिकारियों से केवल पंचायती वार्ता करेगी, किसान कोई बात उनके साथ नहीं करेंगे। दूसरी बात ये रहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसानों को किसी भी तरह से दबाव, लालच आदि से प्रभावित ना करें। यदि उन्हें आंदोलन के बारे में बात करनी है तो सिर्फ जो किसान पंचायत है बरड़ की, तो बरड़ की किसान पंचायत भी एक अलग संगठन बना दिया गया ताकि उसमें किसान अपना निर्णय ले सकें। तो जो बरड़ की किसान पंचायत है उससे ही बात करेंगे। तो इस तरह से स्थिति हुई कि एक तरफ करबंदी हो गई, पूरी तरह से किसानों ने मुक्त कर लिया प्रशासन से बरड़ क्षेत्र को। तो इस सब से जो है इरिटेट होकर के हम देखते हैं कि 2 अप्रैल 1923 एक महत्वपूर्ण घटना है। तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक जगह पर एक सभा हो रही थी, जिस सभा को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया और 2 अप्रैल को 1923 को डाबी में ही
पुलिस ने गोली चलाई और इस गोलीकांड में एक किसान नानक नाम का भील जो है की सभा स्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो राजस्थान सेवा संघ को इस घटना के बाद लगे रहा था पुलिस को कि शायद इस जो एक तरह से कहें राज्य की ओर से जो ये गोलीकांड हुआ है इससे किसान भयभीत होकर के आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तुरंत आंदोलन नहीं दबा और नानक भील की जो शहादत है वह शहादत राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसमें जो अगला वीडियो बनाऊंगा इसमें नानक भील की मौत के बाद राजस्थान सेवा संघ को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और उन्होंने इस बात के लिए आंदोलन चलाया कि राज्य के द्वारा इस गोलीकांड की जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनको दंडित किया जाए। तो राजस्थान सेवा संघ के दबाव में आकर के अंत में बूंदी दरबार ने यहाँ की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर दिया और साथ ही साथ सेवा संघ ने अलग से एक समानांतर जांच समिति गठन की, जिस जांच समिति में रामनारायण चौधरी, सत्यभक्त और हरिजी ब्रह्मचारी सम्मिलित किए गए। उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट दी और इसी बीच हम ये देखते हैं जिसका मैं एक दूसरा वीडियो इसी बरड़ के किसान आंदोलन पे, बरड़ का किसान आंदोलन पार्ट 2 के नाम से मैं अभी इसके बाद बनाऊंगा। तो उसमें मैं आगे के घटनाक्रम को सम्मिलित करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे रोचक बात यह है कि उसके बाद, उस घटना के बाद आंदोलन तो जारी रहा, आंदोलन भी आगे भी चलता है। जहां इन्होंने सोचा था कि नेनूराम शर्मा की गिरफ्तारी से आंदोलन रुकेगा, वो नवंबर 1922 में उसकी गिरफ्तारी के बाद भी रुका नहीं बल्कि तीव्र हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अगर पुलिस कार्रवाई है, इस पुलिस कार्रवाई के बाद किसान भयभीत हो जाएंगे, लेकिन वह भी नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान सेवा संघ ने एक ऐसा माहौल राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया कि बूंदी के नरेश को जांच के आदेश देने पड़े। और इसी समय माणिक्यलाल वर्मा ने एक कविता लिखी थी अर्जी पंचाकी करके, जो नानक भील को माध्यम बनाते हुए, और उन्होंने लिखा था कि लेता जाजो जी नानक जी भील अर्जी पंचाकी। तो इस पर बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। इस तरह हम देखते हैं बरड़ का किसान आंदोलन जो अप्रैल 1922 में धीमी गति से आरंभ हुआ, वो अप्रैल 1923 में 1 साल की अवधि में इतना रेडिकल हो गया कि उसके दमन के लिए राज्य को गोलियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन दमन से अगर वास्तविक कोई समस्या है तो दमन करने से उसका समाधान नहीं होता। तो अब आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे बरड़ का किसान आंदोलन पार्ट 2 पर। धन्यवाद।